नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर केंद्र सरकार आज शाम 4 बजे सभी राज्यों के साथ अहम बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव करेंगी। देश भर के मुख्य सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्वास्थ्य राज्य ड्रग कंट्रोलर और सीडीएससीओ के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक का मकसद देश में बनने और बिकने वाली कफ सिरप और अन्य दवाओं की गुणवत्ता पर सख्ती करना है। कफ सिरप के कारण 10 बच्चों की मौत के मामले में दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी सरकारी डॉक्टर होते हुए भी निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सिरप प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे थे। चुनाव आयोग ने आज बिहार चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आयोग के अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों से चुनाव की तैयारियों के लिए रणनीति पर चर्चा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज बिहार विधानसभा चुनाव पर करेंगे बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिनों के दौरे के अंत में आयोग मीडिया से संवाद करेगा और अब तक की तैयारियों का लेखा जोखा साझा करेगा। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक आज लगातार दूसरे दिन होगी। आज शाम 6 बजे होने वाली बैठक में समिति पिछले चुनाव में हारी हुई और बची हुई सीटों पर चर्चा करेगी। बिहार में आज से बीजेपी की घोषणा पत्र समिति सुझाव यात्रा शुरू करने जा रही है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने की नींव रखेगी। ये यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी। बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान किसानों, छात्रों और महिलाओं सहित अन्य लोगों से फीडबैक लेगा ताकि लोगों की समस्याओं को समझा जा सके। पार्टी ने इसे व्यापक पहुंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास के संकल्प के अनुरूप बताया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी के लालू राबड़ी शासनकाल पर करारे प्रहार किए। नित्यानंद राय ने कहा कि राजद शासनकाल में बूथों को लूटा जाता था। नित्यानंद राय ने कहा, आरजेडी के शासनकाल में अपहरण और हत्या की घटनाओं ने उद्योग का रूप ले लिया था। उसे जंगल राज को याद कर जनता आज भी खौफ से भर उठती है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बैठक में करीब 60 सिटिंग सीट पर चर्चा हुई। वहीं महिलाओं और युवाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता देने पर भी विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आम मतदाता पर इसका कोई असर नहीं है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुना दिया था। जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो या तो मृत हैं या फिर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार की बदहाली के लिए आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने इतने दिन तक शासन किया लेकिन बिहार बदहाल रहा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सजाने और विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन की जीत का दावा भी किया। जालंधर में पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के मामले में एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इन 4 आरोपियों में से जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इन सभी पर यूएपीए और बीएनएस की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रोस्तमपुर गांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि विशेष समुदाय के दबंग युवकों ने दलित परिवारों के घरों पर हमला कर महिलाओं सहित कई लोगों से मारपीट की। अपर पुलिस अधीक्षक हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे भारत की विदेश और आर्थिक नीति पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि विकसित भारत अभियान भारतीयों से जुड़ाव और युवाओं को संगठित करने का बड़ा अभियान है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अमर जवान ज्योति से 128 न्यू ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजेंद्र गुप्ता को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। पंजाब से राज्यसभा की एक सीट के लिए 24 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट और आसपास के इलाकों तक फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के विशेष संस्करण में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल एक मूवमेंट बन चुका है। देश में 10,500 से अधिक स्थानों पर हमारे देश के शिक्षक संडे ऑन साइकिल से जुड़े। इसने लोगों को संदेश दिया कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। अयोध्या मंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने कहा कि दीपोत्सव के मद्देनजर अयोध्या में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। पिछली बार जो रिकॉर्ड सेट हुआ था, इस बार हम नए रिकॉर्ड बनाएंगे। इस बार हम 26 लाख से अधिक दिए जलाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज से जापान के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विदेशी निवेशकों को हरियाणा में निवेश के अवसरों की जानकारी देंगे। उत्तर पूर्व अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान शक्ति उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। इसके आज उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शक्ति के प्रभाव से देश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर की सुबह शक्ति फिर घूमेगा और पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा, साथ ही धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार, उप हिमालयाई पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने की आशंका है। इस बीच देश के उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कल तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। विभाग ने आज दिल्ली, एनसीआर में तेज हवा और गरज के साथ हल्की बारिश की आशंका व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंदौली, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर में मूसलाधार बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश से एक तरफ जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ कई मौसम भी सुहाना हो गया। कश्मीर घाटी में सर्दी का आगमन हो चुका है। सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फ से ढकी हुई चोटियां बेहद खूबसूरत नजर आईं। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवा में ऊपरी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। भद्रवा के लोग बर्फबारी से बेहद खुश दिखे। हैदराबाद शहर में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में पानी भर गया। नगर निगम की टीमें जल निकासी और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। बिहार में कल से लगातार आफत की बारिश हो रही है। मौसम विभाग पटना ने बारिश को लेकर उत्तर बिहार के 10 जिलों में रेड अलर्ट और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 25 जिलों में येलो अलर्ट। अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय छात्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हैदराबाद के रहने वाले भारतीय छात्र चंद्रशेखर पॉल पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार सख्ती के साथ एक्शन में है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी ओर से लगातार कार्रवाई में जुटे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर आयुक्त संजय मौर्य ने बताया कि ये कार्रवाई रूटीन के तहत और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण हटाने की ये कार्रवाई कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे अहिल्यानगर के लोणी में प्रवर्ण चीनी फैक्ट्री के विस्तारित क्षमता का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह शिरडी साई मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में जनजीवन सामान्य हो रहा है। दुकानें खुली दिखी, सभी लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त दिखे। लेह में शांति का माहौल देखने को मिला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण 13 से 26 अक्टूबर तक इरविन बैरक, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने शनिवार को अंतिम सांस ली और मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित बैंक्वेट धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव असम के दौरे पर हैं। एमपी सीएम ने आज कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व का दौरा किया। उन्होंने जीप सवारी का भी आनंद लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात की गांधीनगर से 3 महीने लंबी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और बैंकों व वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर माइकल देबव्रत पात्रा ने कहा कि भारत मजबूत आर्थिक विकास की राह पर है, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता, आत्मनिर्मित वित्त पोषण और मजबूत वित्तीय क्षेत्र का समर्थन प्राप्त है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर 4वें दौर की वार्ता 6 अक्टूबर से होगी शुरू। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देने के लक्ष्य के साथ तेजी से बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। ईयू के राजदूत हर्वे डाल्फिन ने फेबी की दूसरी वार्षिक आम बैठक में कहा कि यूरोपीय कंपनियों की भारत में भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में लगभग 6000 यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिनकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ब्राजील के राजदूत केनेथ एच दा नोब्रेगा द्वारा आयोजित रात्रि भोज में ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार और ब्राजील के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए जीटी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सॉप चेयरमैन मार्क्स वालेनबर्ग, इक्विटी एशिया के अध्यक्ष जीन सलाटा और इक्विटी प्राइवेट कैपिटल एशिया के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के अध्यक्ष और पार्टनर जिमी महंती के साथ बैठक की। भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास के तहत नागालैंड से मालगाड़ियों का परिचालन शुरू किया। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। वस्त्र मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार देश में घरेलू हथकरघा, हस्तशिल्प और वस्त्र उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए स्वदेशी अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान अगले 6 से 9 महीनों तक पूरे देश में चलाया जाएगा। हरियाणा में खरीफ खरीद सत्र 2025-26 के दौरान अब तक कुल 543.66 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचा, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिकन्यू ट्रिक्स ट्रेडमार्क या उससे भ्रामक रूप से मिलते जुलते चिन्हों का इस्तेमाल करके उत्पादों को बेचने से 11 ऑनलाइन कंपनियों और विक्रेताओं को प्रतिबंधित किया। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर गैर फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को समाप्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया। सरकार ने पशु आहार उद्योग में इस्तेमाल होने वाले तेल रहित चावल की भूसी पर निर्यात प्रतिबंध हटाया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त सप्ताह के दौरान 2.334 अरब डॉलर घटकर 700.236 अरब डॉलर रहा। वहीं स्वर्ण भंडार 2.238 अरब डॉलर बढ़ाकर 95.017 अरब डॉलर हुआ। इस्पात मंत्रालय के अनुसार भारत के सबसे बड़े मैंगनीज आयस्क उत्पादक मॉयल ने इस वर्ष सितंबर में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन 1.52 लाख टन दर्ज करवाया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। 2023-24 में रोजगार का आंकड़ा बढ़कर 64.33 करोड़ हुआ। केयर एज रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन की बदौलत भारत का ESDM बाजार अगले 5 वर्षों में इसके 20 से 25% की वार्षिक औसत वृद्धि से बढ़ते हुए 2030 तक दोगुना होकर 7 से 8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
भारत के दोपहिया वाहन निर्माताओं ने सितंबर में जीएसटी सुधार के बाद फेस्टिव सीजन की मांग के चलते बिक्री में सालाना आधार पर 9% की वृद्धि दर्ज की, जो 20 लाख वाहनों के आंकड़े को पार हुई। हीरो मोटोकॉर्प की थोक बिक्री 5% बढ़कर 6,47,582 यूनिट हुई, जबकि उसका पंजीकरण 19% बढ़कर 3,23,230 इकाई हुआ। कॉफी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल सितंबर अवधि में मूल्य के लिहाज से भारत का कॉफी निर्यात 15% बढ़कर 1.05 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका के एक जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को पोर्टलैंड शहर में 200 ऑरेगन नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। ये रोक तब तक रहेगी जब तक कि इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका अदालत में विचाराधीन है। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज करेन इमर गुड का ये फैसला व्हाइट हाउस के लिए एक झटका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पोर्टलैंड और अन्य शहरों में कानून का शासन नहीं है और वहां अपराध और व्यवस्था बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने गाजा से अपनी सेना की चरणबद्ध वापसी पर सहमति जताई है, जिसे हमास के साथ साझा किया गया है। हमास की पुष्टि पर गाजा में युद्ध विराम तुरंत लागू हो जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर जारी संदेश में कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता वाले नए शांति प्रस्ताव के तहत हमास के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत ने गति पकड़ी है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल की एक वार्ता टीम गाजा शांति समझौते के लिए मिस्र जाएगी, ताकि इस शांति समझौते से जुड़े तकनीकी विवरणों को अंतिम रूप दिया जा सके। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत के सीदो अर्जी में स्कूल की इमारत ढहने के मामले में मरने वालों की संख्या 16 से बढ़कर 36 हुई। इंडोनेशिया की आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के अनुसार मलबे में फंसे 27 लापता छात्रों के शवों की तलाश के लिए 7वें दिन भी प्रयास जारी है। तलाशी व निकासी अभियान 60% पूरा हो चुका है। नेपाल में पिछले 36 घंटों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से हुई 22 लोगों की मौत, वहीं 11 लोग अभी भी लापता। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे सैकड़ों यात्री फंसे हैं, जिसके लिए बचाव कार्य जारी है। ब्रिटेन में प्रतिबंधित गुड फलस्तीन एक्शन के समर्थन में मध्य लंदन में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 500 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आंदोलन के दौरान अब तक 22 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। यह आंदोलन पानी की कमी, बिजली कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जॉर्जिया की राजधानी ट्बिलिसी में सरकार विरोधी हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। ये विरोध प्रदर्शन जॉर्जिया में स्थानीय निकाय चुनाव के खिलाफ हो रहा है, जिसका अधिकांश विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया, जो यूरोपीय संघ समर्थक हैं। जॉर्जिया की वर्तमान सरकार ने यूरोपीय संघ पर देश में दंगे भड़काने के आरोप लगाए हैं। जर्मनी की मेजबानी में म्यूनिख में यूरोपीय संघ के गृह मंत्री प्रवासन नीति के पुनर्गठन और बढ़ते ड्रोन खतरों से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई। वार्ता में यूरोप की तत्काल सुरक्षा और प्रवासन चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शनिवार को राष्ट्रपति भवन के पास एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी के हताहत या घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। तूफान एमी ने ब्रिटेन के उत्तरी हिस्सों में मचाई भारी तबाही। वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे यातायात और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। तूफान एमी से आयरलैंड के लेटरकेनी में एक व्यक्ति की हुई मौत, वहीं 2 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल। जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। ताकाइची अब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की दिशा में लगभग तय मानी जा रही हैं।
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है और उसने पहले मैच में जीत दर्ज की थी। वहीं पाकिस्तान की टीम को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली थी। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। दोनों टीम वनडे में अब तक 11 बार भिड़ी हैं और हर बार बाजी भारतीय टीम ने ही मारी है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज को की पारी और 140 रन से हरा दिया है। वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में 140 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ भारत ने 2 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से नई दिल्ली में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं टी20 सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान हो गया है। टी20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव कप्तान और शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। दिल्ली में जारी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने शनिवार को 3 पदक जीते। भारत की एकता भयान ने महिलाओं के क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सोमन राणा ने रजत पदक जीता। सोमन ने पुरुषों के शॉटपुट F57 कैटेगरी में रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शनिवार को भारत के प्रवीण कुमार भी पदक विजेताओं में शामिल रहे। प्रवीण ने पुरुषों की हाई जंप T64 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। भारत की निमिषा चंकुंगल परमबील ने महिलाओं की लॉन्ग जंप T47 इवेंट में 5.74 मीटर की छलांग के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। हालांकि वे पदक नहीं जीत सकी, वे इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं। अल आइन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में 2 भारतीय तस्नीम मीर और श्रेयांशी वेलिशेट्टी आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल में तस्नीम ने तुर्की की खिलाड़ी को मात दी। श्रेयांशी ने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की चियारा को हराया था। दोनों ही भारतीय खिलाड़ियों का ये पहला फाइनल है। पुरुष युगल वर्ग में हरिहरन असा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी आज फाइनल खेलेगी। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। भारत के किदांबी श्रीकांत अल आइन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। किदांबी श्रीकांत को सेमीफाइनल में मलेशिया की खिलाड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, नमस्कार।